हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू स्टडी। आज है 20 मार्च 2021 और 20 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिर्देशक का पदभार किसने संभाला है? अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर ने 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिर्देशक का पदभार ग्रहण कर लिए हैं और उन्होंने 4 साल की अवधि के लिए नियुक्ति किया गया है, जिसके अतिरिक्त कार्यकाल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। और डॉक्टर अजय माथुर ने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिए हैं, जिन्होंने 2017 से महानिदेशक के रूप में कार्य करने के बाद 15 मार्च को अपना कार्यकाल पूरा किए। वहीं अजय माथुर के बारे में मैं आपको बता दूं कि अजय माथुर को ऊर्जा के सभी प्रमुख क्षेत्रों में नीति अनुसंधान और प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण से लेकर वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थानांतरित विकास तथा नेतृत्व और विशेषज्ञताओं का अनुभव है। और वे जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद के सदस्य भी हैं और उन्होंने टेरी के महानिदेशक के रूप में भी काम किया था और एक प्रमुख भारतीय जलवायु परिवर्तन वार्ताकार भी थे। वहीं पेरिस में 2015 की जलवायु वार्ता के दौरान भारत के प्रवक्ता भी थे। यहाँ आईएसए कब आता है तो आईएसए के बारे में मैं आपको बता दूं कि आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और आईएसए का स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवीसी रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? जम्मू और कश्मीर ने। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन नाम के तहत एक संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी को शामिल करने की मंजूरी दी है। वहीं जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों यूटी के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना एचईपी को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जेवी कंपनी को शामिल किया है। इस परियोजना के बारे में मैं आपको बता दूं कि एनएचपीसी का इक्विटी योगदान 51% और जेकेएसपीडीसी के लिए 49% होगा। वहीं इस प्रस्तावित जेवीसी में 100 करोड़ रुपए की शुरुआती प्रदत्त पूंजी के साथ 1600 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी होगी। वहीं 850 मेगावाट का रैटल एचईपी 5281.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विकसित किया जाएगा। यहाँ जम्मू कश्मीर का बात आया है तो जम्मू कश्मीर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस के संशोधित फ्रेमवर्क समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? इटली के साथ। इटली ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के संशोधित फ्रेमवर्क समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं फ्रेमवर्क समझौतों पर भारत के इतालवी राजदूत विंसेंजो डी लूका ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं आईएसए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 121 से अधिक देशों का एक संगठन है और इस यूरोपीय देश ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों के लिए इसकी सदस्यता को खोलते हुए 8 जनवरी 2021 से लागू आईएसए के फ्रेमवर्क समझौतों पर संशोधन के बाद आईएसए फ्रेमवर्क समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वहीं आईएसए फ्रेमवर्क समझौतों के संशोधित संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों को आईएसए समूह में शामिल होने की अनुमति देती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों भी शामिल होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP21 के दौरान संयुक्त रूप से शुरू किया था। और इस संगठन का उद्देश्य सौर ऊर्जा की तीव्र और बड़े पैमानों पर तैनाती के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौतों को अमल में लाने के लिए काम करता है। यहाँ इटली का बात है तो इटली के बारे में मैं आपको बता दूं कि इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मट्टारेल्ला है, इटली की राजधानी रोम, इटली की मुद्रा यूरो और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन मैगुफुली का निधन हो गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का दिल की बीमारी के कारण निधन हो गया है। उन्हें बुलडोजर के नाम से भी बुलाया जाता था और मैगुफुली ने 2015 से तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में 2021 में अपनी मृत्यु तक सेवा की और उन्होंने पहली बार अक्टूबर 2015 में राष्ट्रपति चुनाव जीता था और 5 नवंबर 2015 को पद की शपथ लिए थे। वहीं 2020 में फिर से उन्होंने चुनाव जीते थे। यहाँ तंजानिया का बात है तो तंजानिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा और तंजानिया की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी कौन बने हैं? हस्तुल्ला शहीदी। अफगानिस्तान के हस्तुल्ला शहीदी ने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अबू धाबी में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन अपना पहला दोहरा शतक बनाया। उन्होंने 443 गेंदों में कई चौके और एक छक्के की मदद से नवाद 200 रन बनाए और अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 545 पर 4 विकेट के साथ स्कोर को घोषित किया। वहीं हस्तुल्ला शहीदी के बारे में मैं आपको बता दूं कि हस्तुल्ला शहीदी ने केन्या के खिलाफ एक दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से अफगानिस्तानी के लिए 5 टेस्ट और 42 एक दिवसीय मैच खेले हैं और उन्होंने 2018 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान के पहले टेस्ट से टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और अब तक उन्होंने बल्लेबाजी के नाम 5 टेस्ट मैचों में 347 रन और 42 वनडे मैचों में 1155 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुध निर्माण अर्थात ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण जो कोलकाता के कोसीपुर में है का उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू हुआ था। वहीं OFB दुनिया का 37वां सबसे बड़ा, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है। यह दिवस पूरे भारत में प्रदर्शनियों में राइफल, बंदूकें, तोपखाने, गोला बारूद आदि को प्रदर्शित करके मनाया जाता है और इस समारोह की शुरुआत परेड के साथ होती है और प्रदर्शनी में विभिन्न पर्वतारोहण अभियानों की तस्वीरों को भी प्रदर्शित किया जाता है। आयुध निर्माण बोर्ड के महत्वपूर्ण तथ्य है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो उसको चले हम बताते हैं आपको कि आयुध निर्माण बोर्ड OFB को भारत के चौथे रक्षा बल और सशस्त्र बलों के पीछे की सेना के रूप में जाना जाता है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत काम कर रहा है और भारतीय आयुध निर्माण सभी 3 भारतीय सशस्त्र बलों अर्थात भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को उत्पादों की आपूर्ति करता है और आर्म्स एंड एमुनेशन, वेपन्स, स्पेस केमिकल्स एंड एक्सप्लोसिव्स, पैराशूट, लेदर और क्लोथिंग आइटम 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहे हैं।
आयुध निर्माण बोर्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि OFB की स्थापना 1775 में हुई थी और इसका मुख्यालय आयुध भवन कोलकाता में स्थित है। OFB में 41 आयुध निर्माण कंपनियां, 9 प्रशिक्षण संस्थान, 3 क्षेत्रीय विपणन केंद्र और 5 क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रक शामिल है जो पूरे भारत में फैला हुआ है। यहाँ आयुध निर्माण की बात आया है तो आयुध निर्माण के बारे में मैं आपको बता दूं कि आयुध निर्माण के महानिदेशक और अध्यक्ष CS विश्वकर्मा है और आयुध निर्माण बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म किस देश में बनाया जा रहा है? सिंगापुर में। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। देश ने इस ऊर्जा संयंत्र को समुद्र तटों और जलाशयों पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। वहीं यह फ्लोटिंग सोलर फार्म लाइट में स्थापित किया जा रहा है जो दुनिया भर में सबसे छोटे देशों में से एक होने के बावजूद यह भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में से एक है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को पूरा करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए यह फ्लोटिंग सौर फार्म का निर्माण कर रहा है और यह प्रोजेक्ट सेमकॉर्म इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जा रहा है। सिंगापुर में नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एक चुनौती है क्योंकि देश में पन बिजली अर्थात हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई नदियां नहीं है। हवा भी टरबाइनों को बिजली देने के लिए प्रबल नहीं है। इस प्रकार फ्लोटिंग सौर फार्म की स्थापना के साथ अधिकारी उन धारणा को बदलना चाहता है, इसलिए यह उष्णकटिबंधीय देश और सौर ऊर्जा में बदल गया है। चूँकि इसके पास बहुत कम भूमि स्थान है जो लॉस एंजिल्स के आधे आकार के बराबर है, इसलिए देश ने अपने तटों और जलाशयों से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया है। यहाँ सिंगापुर का बात आया है तो सिंगापुर के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOCL और किसने भारत के पहले लिबोर वैकल्पिक दर सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? SBI ने। भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात IOCL पहले सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट से जुड़ी बाहरी वाणिज्य उधार सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं सौदे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे क्योंकि लंदन इंटरबैंक की प्रस्तावित दर नामक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क संदर्भ दर दिसंबर 2021 के बाद बेंचमार्क के रूप में काम नहीं करेगी। इस समझौते के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस समझौते में भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि वह 5 वर्षों के लिए SOFR से जुड़े $100 मिलियन की व्यवस्था करेगा और लिबोर अब दिसंबर 2021 के बाद बेंचमार्क के रूप में काम नहीं करेगा। इस प्रकार सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट और स्टैंडिंग ओवरनाइट इंटरनेट बैंक औसत दर सबसे संभावित विकल्प होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन विकल्पों से केवल कुछ वैध समझौते जुड़े हैं जो लिबोर का उपयोग अभी भी बड़े पैमाने पर के लिए किया जा रहा है जो वर्ष के भीतर परिपक्व हो रहा है। यहाँ SBI का बात आया है तो SBI के बारे में मैं आपको बता दूं कि SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है और SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा और SBI का मुख्यालय मुंबई और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने MRSAM मिसाइलों का पहला बैच जारी किया है? क्रस ने अर्थात कल्याणी राफाल एडवांस सिस्टम। क्रस ने भारत के कल्याणकारी समूह और इजरायल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के बीच एक संयुक्त उद्यम मध्य श्रेणी की सतह से वायु मिसाइल किट का पहला बैच जारी किया है। इस मिसाइल को भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए जारी किया गया था। MRSAM मिसाइल के जारी होने पर क्रस की प्रतिबद्धता को चिन्हित किया गया है जो निकट भविष्य में भारत को 1000 से अधिक MRSAM मिसाइल किट प्रदान की जाएगी और इस मिसाइल वर्गों को भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड को आगे भविष्य के एकीकरण के लिए भेजा जाएगा। वहीं कल्याणी समूह ने कंपनी में इंजीनियरिंग
उत्कृष्टता के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को उत्तेजित करेगा। कृषि के बारे में मैं आपको बता दूं कि कृषि के भारत के निजी क्षेत्र MSME है, जिसमें उन्नत विनिर्माण क्षमता और सुविधाएं शामिल है, जो विशेष रूप से अत्याधुनिक हथियार प्रणाली की असेंबली, एकीकरण और परीक्षण को संबोधित करने के लिए समर्पित है, जिन्हें भारत के रक्षा बलों में शामिल किया जा रहा है। कृषि भारतीय वायुसेना में प्रमुख इन सर्विस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के रखरखाव और मरम्मत कार्यों को भी संबोधित करेगा। यहाँ इजराइल का बात आया है, तो इजराइल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में आवाम की बात प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मनोज सिन्हा के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के राजभवन में अपनी व्यवसाय शुरू करके एक रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की है। आवाम की बात महीने के हर तीसरे रविवार को अप्रैल से शुरू होंगे और यह होने वाले आधे घंटे का एक रेडियो कार्यक्रम होगा और यह व्यापक कार्यक्रम के कई अनुक्रमिक चरणों में से एक है, जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को प्रोत्साहित करना और जनता को बोलने, लिखने और प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए उनके सुझावों, विचारों और रचनात्मक प्रस्तावों को आवाज़ देने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। आवाम की बात के बारे में मैं आपको बता दूं कि आवाम की बात जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यक्रम की अनोखी पहल होगी, जिसका उद्देश्य प्रशासन द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों का प्रसार करना और प्रतिक्रिया को संवादात्मक, सहभागी और जन केंद्रित बनाने के लिए सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करना। वहीं मंच हमारे केंद्र शासित प्रदेश की विविधता की भी सराहना करता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।